हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। आज हम बात करेंगे सेपीकैट जैगुआर के बारे में, जिसे भारतीय वायुसेना में शमशेर के नाम से जाना जाता है। तो इस एयरक्राफ्ट के बारे में जो ऑनलाइन कंटेंट है वो काफ़ी लिमिटेड है, तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो कंफ्यूज रहते हैं इस एयरक्राफ्ट की एबिलिटी को लेकर, इसके सिग्निफिकेंस को लेकर, और उनका मानना ये है कि इस एयरक्राफ्ट को रिप्लेस कर देना चाहिए बेटर मल्टीरोल एयरक्राफ्ट के साथ, जैसे कि हमारा तेजस हो गया। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे, डीप में करेंगे, ये टेक्निकल भी होगा और साथ ही साथ इसमें कंक्लूजन भी ड्रॉ करेंगे और कोशिश करेंगे आपके सवालों के जवाब देने की। तो हम इसकी शुरुआत करते हैं हिस्ट्री से। तो 1960s में ब्रिटेन को और फ्रांस को सुपरसोनिक जेट ट्रेनर की रिक्वायरमेंट महसूस हुई और उन्होंने साथ में मिलकर सेपीकैट को फॉर्म किया। तो जो एयरक्राफ्ट बनाना था वो एक सुपरसोनिक ट्रेनर बनाना था जिसमें लाइट अटैक की कैपेबिलिटी हो, पर बाद में स्पेसिफिकेशंस को चेंज किया गया और उसे सुपरसोनिक परफॉर्मेंस देने लायक बनाया गया, रिकॉग्निशन सबमिशन परफॉर्म करने लायक बनाया गया और साथ ही साथ ज़रूरत पड़ने पर टैक्टिकल न्यूक्लियर स्ट्राइक रोल्स को भी परफॉर्म करने लायक बनाया गया। इन जनरल अगर हम डिज़ाइन की बात करें तो ये स्वेप्ट विंग ट्विन इंजन मोनोप्लेन डिज़ाइन है, जिसका जो लैंडिंग गियर है वो ट्राइसाइकिल टाइप का है और काफ़ी लंबा लैंडिंग गियर है। तो इस एयरक्राफ्ट की जो रेंज है इंटरनल फ्यूल पे वो करीबन 850 किलोमीटर की है, जो कि उस समय के इसके काउंटर पार्ट, रशियन काउंटर पार्ट यानी कि मिग-27 की रेंज से ज़्यादा है। बाकी अगर हार्ड पॉइंट्स की बात करें तो अंडर विंग 4 हार्ड पॉइंट्स हैं, सेंट्रल फ्यूसलाज में 1 है और विंग के ऊपर 2 हार्ड पॉइंट है शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स के लिए। हैवी पेलोड कॉन्फ़िगरेशन में जो सेंटर पाइलॉन है उसमें टैंडम रैक लगाकर 2 बॉम्ब को लगाया जा सकता है और ये सिमिलर रैक यूज़ किया जा सकता है इनर विंग पाइलॉन्स में भी, और वहाँ पर भी 2 बॉम्ब्स लगाए जा सकते हैं। तो जो इसकी मैक्सिमम पेलोड कैरिंग कैपेसिटी है वो 4500 किलोग्राम्स की है, यानी कि अपने मैक्सिमम लोड में ये 8 500 किलो के बॉम्ब ईजिली कैरी कर सकता है, जिसमें आपके 2 आउटर विंग पाइलॉन में होंगे, 4 आपके इनर विंग पाइलॉन में होंगे और 2 आपके सेंट्रल फ्यूसलाज के पाइलॉन में होंगे। और उसके बाद भी ओवर द विंग एसरैम मिसाइल को कैरी कर सकता है। 2 एसरैम मिसाइल ओवर द विंग ईजिली आ जाएंगी। बाकी अगर कैनन की बात करें तो जो इंडियन जैगुआर्स हैं उसमें 2 30 मिलीमीटर की ब्रिटिश एडन कैनन लगी हैं, जिसमें पर गन 150 राउंड है। बाकी रही बात वेपन्स की तो उसको हम आगे के सेक्शंस में डिस्कस करेंगे। एयरक्राफ्ट के इंजन की बात करें तो इसमें रोल्स रॉयस टर्बोमेक का अडोर टर्बोफैन यूज़ होता है। तो शुरुआत में जो फ्रांस को अडोर इंजन सप्लाई हुए थे वो मार्क 101 थे, जिनका थ्रॉटल रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं था, वेराज जो ब्रिटिश जैगुआर थे उनमें मार्क 102 इंजन्स लगे हुए थे जो बेटर आफ्टर बर्निंग थ्रॉटल कंट्रोल देते थे। बाद में इस इंजन को और मॉडिफाई किया गया और मार्क 104 और 99 में मार्क 106 इस टाइप के इंजन्स आए परफॉर्मेंस को बेटर बनाते हुए। तो जैगुआर का जो इंजन है वो उसका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। पहला, इसकी मेंटेनेंस काफ़ी इजी है। दूसरा, आप इंजन को 30 मिनट में चेंज कर सकते हो, यानी कि आप आधे घंटे में एक इंजन को चेंज कर सकते हो। और 2 इंजन होने की वजह से जो सर्वाइबिलिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है। तो जो जैगुआर के GR1 वेरिएंट थे उसमें रडार नहीं था, उसकी जगह पर वहाँ पर लगा हुआ था LRMTS, जिसे कहते थे लेज़र रेंजिंग एंड मार्क्ड टारगेटिंग सिस्टम। साथ ही साथ उसमें इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम और हेड्सअप डिस्प्ले थे, पर जो इनिशियल जैगुआर्स थे उसमें ये सिस्टम उतने रिलायबल नहीं थे। तो ओवरऑल जो टारगेटिंग सिस्टम था उसे नवास कहते थे, यानी कि नेविगेशनल अटैक वेपन एमिंग सब सिस्टम। और फिर यहाँ से शुरुआत होती है इंडियन जैगुआर्स की। तो भारतीय वायुसेना जैगुआर्स में 1966 से ही इंटरेस्टेड थी, पर उस समय ब्रिटेन और फ्रांस भी श्योर नहीं थे इस प्रोजेक्ट के बारे में, तो ज़्यादा बात आगे नहीं बढ़ पाई। पर बाद में 1978 में ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ जहाँ पर इंडियन एयरफोर्स ने जैगुआर्स को खरीदा। तो उस समय की जो रिक्वायरमेंट थी वो थी हंटर्स और कैनबरा बॉम्बर्स को रिप्लेस करना। तो उस समय जो इसके कंपटीशन में एयरक्राफ्ट थे वो फ्रेंच मिराज F1 और साब विगन थे।
पर वो दोनों ही सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट थे। तो यहाँ पर जैगुआर को एक एडवांटेज था कि इसमें 2 इंजन लगे हुए थे, तो इसकी सर्वाइबिलिटी दोनों के कंपैरिजन में ज़्यादा थी। साथ ही साथ जो सप्लाई थी वो भी मास में और काफ़ी जल्दी पॉसिबल थी। तो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार 40 एयरक्राफ्ट ब्रिटेन से डायरेक्ट खरीदने थे और 120 कंट्री में ही बनाने थे, और साथ ही साथ 18 रॉयल एयरफोर्स के जैगुआर्स आने थे, जिसमें लोकल कन्वर्जन कोर्स करना था क्रूज को। तो जो पहला एयरक्राफ्ट डिलीवर हुआ था वो हुआ था 19 जुलाई 1979 में, और जो पहला स्क्वाड्रन फॉर्म हुआ था वो हुआ था नंबर 14 स्क्वाड्रन, जो कि अंबाला में बेस्ड है। बाद में जो HCL मेड जैगुआर्स थे वो नंबर 27 और नंबर 16 स्क्वाड्रंस को ज्वाइन किए, जिन्हें कोबरास भी कहा जाता था। उन्होंने कैनबरास को रिप्लेस किया गोरखपुर से 1986 में। तो जो इंडियन एयरफोर्स थी वो मैरीटाइम रोल्स के लिए भी जैगुआर्स को यूज़ करती थी, जिसके लिए 8 जैगुआर्स को स्पेशली मॉडिफाई किया गया था अगावे रडार से। तो दोनों को डिफरेंशिएट कैसे किया जा सकता है? तो जिन जैगुआर्स में रडार लगा होता है उसमें नोज कोन लगी होती है। तो जो अगावे रडार था उसकी सी टारगेट के लिए जो रेंज थी वो करीबन 120 किलोमीटर की थी, और एयर टारगेट के लिए उसकी जो रेंज थी वो करीबन 25 से 30 किलोमीटर की थी। तो भारतीय वायुसेना जो वेरिएंट्स यूज़ करती है जैगुआर के वो है IS, IB और IM, जहाँ पर जो IS है वो डायरेक्ट जैगुआर GR1 का वेरिएंट है। IB ट्विन सीट वर्जन है जो ट्रेनिंग के लिए यूज़ होता है, वो जैगुआर T2 का वेरिएंट है, और जो जैगुआर IM है वो मैरीटाइम रोल्स में यूज़ होता है। तो जो इंडियन एयरफोर्स के इनिशियल जैगुआर्स थे वो नवास सिस्टम के साथ आए थे, जिसे नेविगेशनल अटैक वेपन एमिंग सब सिस्टम कहा जाता है। तो इन सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है वो उतनी रिलायबल नहीं थी। भारत की एयरक्राफ्ट एंड सिस्टम टेस्टिंग इस्टेब्लिशमेंट, जिसे ASTE कहते हैं, उसने इस सिस्टम को HF-24 मारूत में भी टेस्ट किया था और बाद में रिजेक्ट कर दिया था। तो रॉयल एयरफोर्स भी इन सिस्टम्स को नए इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम से रिप्लेस करने वाली थी, तो उन्होंने चूज़ किया फेरांटी FIN 1024। तो उन्होंने इंडियन एयरफोर्स को भी इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए कहा और साथ ही साथ डेवलपमेंट कॉस्ट शेयर करने को भी कहा। तो वो जो ऑफ़र कर रहे थे वो FIN 1024E था, इस सिस्टम का एक्सपोर्ट वर्जन, जो कि उनके वर्जन से थोड़ा इन्फीरियर था। तो इंडिया ने डिसाइड किया कि वो इस ट्रैप में फंसना नहीं चाहते हैं और अपना इंडिजिनस अपग्रेड प्रोग्राम चलाना चाहते हैं। तो जो इंडिया का अपग्रेड प्रोग्राम था उसे शुरुआत में इंदिरा कहा जाता था, पर बाद में उसका नाम चेंज करके डारिन कर दिया गया, जिसका मतलब था डिस्प्ले अटैक रेंजिंग इनर्शियल नेविगेशन। तो इस प्रोग्राम के अंतर्गत इसमें सेगम का इनर्शियल प्लेटफॉर्म लगाया गया, स्मिथ्स इंडस्ट्री का हेड अप डिस्प्ले और वेपन एमिंग कंट्रोल लगाया गया, फेरांटी कंबाइंड मैप एंड इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले लगाया गया जिसे कोमेट कहते थे, और क्रॉजेट एयर का डेटा पैकेज लगाया गया, और साथ ही साथ SFIM का फ्लाइट टेस्ट इंस्ट्रूमेंट पैकेज लगाया गया। और इन सबको इंटीग्रेट किया गया यूजिंग ड्यूअल मिलिट्री स्टैंडर्ड बस, जो थी MIL 1553B स्टैंडर्ड की। तो इसकी जो रिलायबिलिटी थी वो रॉयल एयरफोर्स के जैगुआर से 10 गुना ज़्यादा थी। तो जो डारिन 1 अपग्रेड था उसको IOC मिली थी 1984 में और FOC मिल गई थी 1985 में। तो अब यहाँ से हम बात करेंगे प्रेजेंट के जैगुआर्स की। बाद में डारिन 2 अपग्रेड किया गया इसकी लाइफ को 20 साल और बढ़ाने के लिए। तो इसमें जो अपग्रेड था वो मेनली एवियोनिक स्वीट का था। तो इसमें सेगम का रिंग लेज़र जैरो लगा दिया गया था, GPS सिस्टम लगा दिया गया था जो कि एक्यूरेसी देता था 100 मीटर तक की। 2 मिशन कंप्यूटर लगा दिए गए थे जिसको DRDO की डेयर ने बनाया था, जिसे डिफेंस एवियोनिक्स रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। और जो स्मिथ्स का हेड अप डिस्प्ले था उसको रिप्लेस कर दिया गया था इजरायली एल्बिट हेड अप डिस्प्ले से। बाकी एक सिंगल मल्टीफंक्शनल डिस्प्ले को भी लगाया गया था और साथ ही साथ चाफ डिस्पेंसर्स को भी ऐड कर दिया गया था। तो जो मैरीटाइम रोल के लिए जैगुआर्स थे, जैगुआर IM, उनके अगावे रडार को भी अपग्रेड किया गया था ILTA 2032 से। तो ये सेम रडार है जो कि LCA तेजस में लगा है, पर ये उसका डिफरेंट वेरिएंट है। तो एयर टू एयर में इसकी रेंज जो है वो कम होगी, एयर टू सी मोड में भी थोड़ी कम रेंज होगी। एग्जैक्ट कितनी होगी ये क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन होती है,
और अगर अप्रॉक्स में कहें तो एयर टू सी मोड में इसकी जो रेंज है वो अराउंड 200 किलोमीटर्स होनी चाहिए। वहीं पर एयर टू एयर की बात करें तो ये करीबन 100 किलोमीटर के आसपास रेंज होनी चाहिए। एग्जैक्ट नंबर वेरी कर सकते हैं पर अप्रॉक्स में इतने ही होंगे। तो बारी आती है जगुआर के डारिन 3 अपग्रेड की। तो डारिन 3 अपग्रेड में जो एवियोनिक्स आर्किटेक्चर है उसको मॉडिफाई किया गया है, नया कॉकपिट बना दिया गया है पूरी तरीके से। इसमें ड्यूअल स्मार्ट मल्टीफंक्शनल डिस्प्लेज आ गए हैं, सॉलिड स्टेट फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर लगा दिया गया है, सॉलिड स्टेट वीडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम लगा दिया गया है, ऑटो पायलट सिस्टम लगा दिया गया है, नया मल्टी मोड रडार लगा दिया गया है जो कि इजरायली एल्टा 2052 है। ये एक AESA रडार है। तो पहले जगुआर IM वेरिएंट में ही रडार हुआ करते थे, अब ये जो IS है उसको भी अपग्रेड करके उनमें भी रडार लगा दिया गया है। तो ये जो एल्टा 2052 AESA रडार है ये एक मॉड्यूलर रडार है, तो छोटे नोज कोन में भी ये फिट हो जाता है। बट इसकी जो परफॉर्मेंस है वो जो इनके एल्टा 2052 तेजस मार्क 1A में लगने वाला है उससे थोड़ी सी कम होगी। तो एयर टू एयर जो डिटेक्शन रेंज है वो अराउंड 150 किलोमीटर्स होनी चाहिए। एयर टू सी और एयर टू ग्राउंड के लिए इसकी रेंज 250 किलोमीटर्स प्लस होनी चाहिए। एग्जैक्ट फिगर्स इस पर्टिकुलर रडार के जो जगुआर में लगा है वो कहीं पर अवेलेबल नहीं है, तो वो एग्जैक्टली नहीं बताए जा सकते। ये एक स्पेकुलेशंस है बेस्ड ऑन तेजस मार्क 1A का जो रडार है उस पर। बाकी इस रडार में सिंथेटिक अपर्चर रडार मोड है, हाई रिजोल्यूशन मैपिंग करने के लिए सक्षम है और डॉपलर बीम शार्पनिंग मोड भी है मैपिंग के लिए। साथ ही साथ इसमें बेटर इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स लगे हुए हैं और एयर टू सी और एयर टू ग्राउंड मोड में ये मल्टी टारगेट ट्रैकिंग कर सकता है। तो कुल मिला जुला कर 60 जगुआर्स को डारिन 3 स्टैंडर्ड पे अपग्रेड किया जाएगा और बचे हुए 60 जो आपके जगुआर्स होंगे वो डारिन 2 स्टैंडर्ड के होंगे। वेपन्स की बात करें तो ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का HSLD 450, HSLD 250 बॉम्ब्स दोनों कैरी कर सकता है। CBU 105 सेंसर फ्यूज्ड वेपन क्लस्टर बॉम्ब को भी कैरी कर सकता है जिसके बारे में हम वीडियो बना चुके हैं। और साथ में ये हार्पून मिसाइल्स को भी कैरी कर सकता है। साथ ही साथ ग्रिफिन 3 लेज़र गाइडेड बॉम्ब को कैरी कर सकता है और उनको गाइड करने के लिए लाइटनिंग 3 पॉड को यूज़ करता है। बाकी लेटेस्ट में सेल्फ डिफेंस के लिए इसमें एसरैम मिसाइल को भी इंटीग्रेट किया गया है जो कि मात्रा मैजिक 2 को रिप्लेस करती है। तो ये करीबन 90 किलो की मिसाइल है और जगुआर जो है इसे विंग के ऊपर वाले पायलॉन में कैरी करता है। तो ये एक 3rd जनरेशन की इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल है जिसकी रेंज 25 से 50 किलोमीटर तक की बताई जाती है। तो ये काफ़ी डेडली मिसाइल है, 50 G तक के टन्स ले सकती है और क्लोज रेंज में अगर इसे लॉन्च कर दिया जाए तो इसके बहुत अच्छे चांसेस हैं ये टारगेट को हिट कर जाएगी। तो कंक्लूजन में पहुंचने से पहले इन जनरल एयरक्राफ्ट के कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लेते हैं। एयरक्राफ्ट में जो पावर प्लांट लगे हैं वो अडोर मार्क 811 है जिसको HAL 1981 से अंडर लाइसेंस बना रहा है। इस इंजन का एक वेरिएंट जो है वो हॉक में भी लगा हुआ है जो कि नॉन आफ्टर बर्निंग इंजन है, उसे भी HAL बना रहा है। तो लो लेवल पे ये मैक 1.1 की स्पीड से फ्लाई कर सकता है और हायर एल्टीट्यूड में ये मैक्सिमम मैक 1.6 की स्पीड से फ्लाई कर सकता है। कॉम्बैट रेडियस की बात करें तो उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। ये इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी पे 850 किलोमीटर का कॉम्बैट रेंज देता है। बाकी अगर एक्सटर्नल ड्रॉप टैंक कैरी किया जाए तो ये करीबन 1408 किलोमीटर का कॉम्बैट रेडियस दे देता है। मैक्सिमम G लिमिट की बात करें तो ये +8.6 G तक की है और मैक्सिमम सर्विस सीलिंग 46,000 फीट की है। तो अब यहाँ से हम मूव करते हैं कंक्लूजन की तरफ, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इस एयरक्राफ्ट की सिग्निफिकेंस को और साथ ही साथ कोशिश करेंगे आपके सवालों के जवाब ढूंढने की। जो पहला क्वेश्चन उठता है वो ये उठता है कि आजकल के समय में जब मल्टी रोल फाइटर इतने एडवांस हो गए हैं, वेपन्स इतने प्रिसाइज हो गए हैं, तो क्या डेडिकेटेड ग्राउंड अटैक रोल के लिए एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट बचती है जहां पर जगुआर फिट होता है? तो इस क्वेश्चन का जो जवाब है उसको देने के लिए हमें एयरक्राफ्ट के बेसिक स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा। तो एयरक्राफ्ट का जो लैंडिंग गियर है वो काफ़ी रगेड है। चाहे आप सस्पेंशन की बात कर लें, चाहे ट्विन व्हील कॉन्फ़िगरेशन को देख लें, चाहे आप लैंडिंग गियर की लंबाई देख लें, इसको पूरा ध्यान में रखकर बनाया गया था
किसी भी रफ टेरेन या जो अनप्रिपेयर्ड रनवेज होते हैं उनसे फ्लाई करने के लिए। तो जैसा कि हमारा स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट रनवे है दौलत बेग ओल्डी में, लद्दाख में जो आता है, उस जैसे रनवेज में भी ये एयरक्राफ्ट आराम से लैंड और टेक ऑफ करके अपने ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है। तो जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि इस एयरक्राफ्ट की जो विंग कन्फिग्रेशन है वो हाई विंग कन्फिग्रेशन है। हाई विंग कन्फिग्रेशन के जो एयरक्राफ्ट होते हैं वो स्टेबल होते हैं और ग्राउंड अटैक के लिए आपको ज़्यादा स्टेबल एयरक्राफ्ट चाहिए होते हैं। तो ये अनगाइडेड बॉम्ब्स को टारगेट पे ज़्यादा प्रिसाइजली गिरा सकता है इन कंपैरिजन टू जो आपके मल्टी रोल फाइटर्स होते हैं। और साथ ही साथ लो एल्टीट्यूड में अंडर दी रेडार ये ज़्यादा स्टेबिलिटी से फ्लाई कर सकता है इन कंपैरिजन टू एनी अदर एयरक्राफ्ट्स। तो क्वेश्चन अब ये उठेगा कि आपको ज़रूरत क्या है इन सब फीचर्स की, जब आजकल के जो बॉम्ब हैं वो स्टैंड ऑफ डिस्टेंस पे गिराए जा सकते हैं। आप स्पाइस जैसे बॉम्ब को 100 किलोमीटर की दूरी से गिरा सकते हो, स्कैल्प जैसी क्रूज मिसाइल को आप 500 किलोमीटर की दूरी से मार सकते हो, ब्रह्मोस को यूज़ कर सकते हो आप। तो ज़रूरत क्या है ऐसे लो लेवल फ्लाई करते हुए अनगाइडेड बॉम्ब्स को यूज़ करने की? तो इसका आंसर ये होगा कि जो आपके प्रीसीजन गाइडेड म्यूनिशंस हो गए, लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स हो गए, क्रूज मिसाइल्स हो गई, ये काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं। तो हाई वैल्यू टारगेट को या फिर कभी कभी यूज़ करने के लिए ये अच्छी होती हैं, पर अगर फुल फ्लेश्ड वॉर हो जाएगी और आपको आर्मर्ड फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करना होगा एनिमी की, तो आप मिसाइल्स या फिर एक्सपेंसिव बॉम्ब्स का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये आपके पास लिमिटेड नंबर में है। वेराज जैगुआर से अनगाइडेड बॉम्ब को गिराना ज़्यादा इकोनॉमिकल पड़ेगा जब आप एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हों। बाकी जब मैरीटाइम रोल की बात करते हैं तो जैगुआर खुद सी स्कीमिंग रोल करने के लिए कैपेबल है और काफ़ी लो रेडार के नीचे फ्लाई करता हुआ एनिमी के काफ़ी क्लोज तक जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक मिसाइल प्रॉपर सी स्कीमिंग करने के लिए कैपेबल है तो एक एनिमी वॉरशिप को मिसाइल के बारे में तब तक पता नहीं लगता जब तक वो मिसाइल उस एनिमी वॉरशिप के 25 से 30 किलोमीटर के रेडियस में पहुंच नहीं जाती। तो जैगुआर सी स्कीमिंग करता हुआ एक एनिमी वॉरशिप के काफ़ी क्लोज जा सकता है और पास जाकर अपनी हार्पून को लॉन्च करके उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो यहाँ पर जो हार्पून की हिट प्रोबेबिलिटी होगी वो जैगुआर की वजह से बढ़ जाएगी। बाकी एयरक्राफ्ट की रगडनेस की बात करें तो पर्शियन गल्फ वॉर के समय में जो जैगुआर्स हैं उन्होंने कुवैत में बॉम्बिंग करी थी और उनमें से कई जो हैं वो इराकी सरफेस टू एयर मिसाइल से डैमेज भी हुए थे, पर सारे वापस आ गए थे। और इनकी जो मैकेनिकल रगडनेस है वो रॉयल एयरफोर्स के टोर्नेडो से बेटर थी। तो ये क्लोज एयर सपोर्ट के दौरान काफ़ी नीचे फ्लाई करता हुआ एनिमी को बॉम्ब कर सकता है और कुछ हद तक उनके हिट्स भी झेल सकता है। साथ ही साथ लो लेवल फ्लाई करने की वजह से उनके रडार से डिटेक्शन भी अवॉइड कर सकता है। तो जहाँ तक रही बात लिमिटेड एयर टू एयर कैपेबिलिटी की, तो जो जैगुआर्स हैं वो किसी भी एयर टू एयर फाइटर के कवर में काम करते हैं। और अगर कोई एनिमी एयरक्राफ्ट एयर टू एयर फाइटर से बच जाए तो उसके लिए इनके पास एसरैम मिसाइल है जो कि क्लोज रेंज में बहुत ज़्यादा डेडली है। और यही कारण है कि जो इस टाइप के फाइटर बॉम्बर्स हैं उनको दुनिया की बड़ी एयर फोर्सेस ऑपरेट करती हैं। चाहे आप अमेरिका की बात कर लें, उनके पास A-10 थंडरबोल्ट है, चाहे आप रशिया की बात कर लें, उनके पास Su-25 है, और चाहे आप चाइना की ही बात कर लें, उनके पास JH-7 है। और सबसे बड़ी बात, जो इसका मेंटेनेंस है वो काफ़ी आसान है। आप इसका इंजन 30 मिनट में चेंज कर सकते हैं। ये काफ़ी प्रैक्टिकल और रगेड बॉम्बर है और इसका जो रोल है वो पूरी तरह से फुल फ्लेश्ड वॉर में ही दिखाई देगा, क्योंकि बालाकोट स्ट्राइक जैसे जो कोवर्ट ऑप्स के मिशंस होते हैं उसमें जो आपको एयरक्राफ्ट चाहिए उसकी स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए जो कि अपना पेलोड गिराकर वापस आ सके। तो जैगुआर वो सब रोल नहीं कर सकता। जैगुआर स्पेसिफिक बॉम्बिंग रोल के लिए बना है वॉर के टाइम पे। तो जो दूसरा क्वेश्चन उठता है वो ये उठता है कि जो डारिन 3 का अपग्रेड हुआ उसके बाद से जो एवियोनिक्स ऐड किए गए, जो इंजन की परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी कम हो गई और टाइम के साथ साथ कम होती चली जा रही है। तो कुल मिला जुला के जो मैक्सिमम थ्रस्ट है वो 35 से 37 किलो न्यूटन्स के बीच में है। और जो प्रॉब्लम है वो लोअर एल्टीट्यूड फ्लाइट्स में नहीं आती है, वो आती है मीडियम और हायर एल्टीट्यूड की फ्लाइट्स में, जहाँ पर थ्रॉटल रिस्पॉन्स जो है वो थोड़ा सा पुअर हो जाता है। तो करंट में इस प्रॉब्लम को कैटर करने के लिए जो सॉल्यूशन है वो ये है कि पायलट्स को अपनी ट्रेनिंग को चेंज करना पड़ेगा।
फॉर एग्जाम्पल बचपन में हम लोग साइकिल चलाते थे और जो साइकिल के ब्रेक्स होते थे वो घिस जाया करते थे, तो हमें आइडिया रहता था कि अगर सामने कोई आ जाए कब ब्रेक मारना है। पर वही साइकिल अगर हमारा दोस्त चलाए उसे आइडिया नहीं रहेगा। तो ट्रेनिंग से हम कुछ शॉर्टकमिंग्स को ओवरकम कर सकते हैं और ये कुछ दिनों के लिए काम कर जाएगा। तो अगर थ्रॉटल रिस्पॉन्स स्लो है तो थ्रॉटल को पहले यूज़ किया जा सकता है। ऐसे पहले भी शॉर्टकमिंग्स आ चुके हैं MiG-21 में और पायलट्स ने अपनी ट्रेनिंग को चेंज करते हुए उन शॉर्टकमिंग्स को ओवरकम किया हुआ है। और जहाँ तक रही बात नए इंजन की, तो इंडिया STFE-25 इंजन पे काम कर रहा है जो ड्राई स्टेट में 25 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा करता है और कहा जाता है कि आफ्टर बर्निंग स्टेज में ये 40.3 किलो न्यूटन्स का थ्रस्ट पैदा कर सकता है। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये इंजन जो है वो जगुआर के इंजन्स को रिप्लेस कर सकता है और ये प्रॉब्लम परमानेंटली सॉल्व हो सकती है। तो इसी बात पे हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। वीडियो वैसे ही काफ़ी लंबा हो चुका है, उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। आई होप आपके डाउट्स क्लियर हुए हों। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।